बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। ये सिलसिले का हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम फिज़िक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट का थर्ड टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इसी लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए हों या आप देखना चाहते हैं कि हमारे इस लेक्चर का कंटेंट क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करें, उस पर क्लिक करें तो आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में ही क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी हुई है, वहाँ से आप इस लेक्चर का कंटेंट जान सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ ऑटोमेटिकली मिलती रहें। सो बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI यूनिट्स भी कहते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारी बात एक सवाल से शुरू होती है और सवाल ये है कि व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। SI यूनिट्स का जो सिस्टम है, इससे क्या मुराद है, SI यूनिट्स किस नु कहते हैं। तो भाई, इससे पहले कि मैं आपको इस सिस्टम इंटरनेशनल की जो है वो बात करूँ, मैं आपको इसकी हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। हिस्ट्री इसकी ये है कि जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने आपस में ट्रेड शुरू की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू की, तो हर मुल्क में जो उस वक्त राइज यूनिट्स थे वो डिफरेंट होती थी। जैसे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में या बरसगीर पाक व हिंद में या पूरे एशिया की बात कर ले, कमोबेश एक जैसे यूनिट्स थे। लेकिन यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिट्स थे, इंग्लैंड में मुख्तलिफ यूनिट्स थे। तो जब एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों के साथ ट्रेड करते थे या डिफरेंट यूनिट्स में बात करते थे, तो वो क्लैश आ रहा था। हमारे यहाँ यूनिट्स कुछ और होते थे, वहाँ कुछ यूनिट्स कुछ और होते थे। फिर एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी होती थी कि पता नहीं ये कम है या वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है या ये कम है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को लेकर के दुनिया की जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, उन्होंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम जो है बनाएं जो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो, काबिल कबूल हो और पूरी दुनिया उसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर सके और इसके ऊपर काम कर सके। फिर उन्होंने क्या किया, सारी दुनिया से हर मुल्क में या एक खित्ते में जो यूनिट्स उस वक्त एप्लीकेबल थे उनको मंगवाया, उनकी एक लिस्ट बनाई। फिर उसके ऊपर पूरी असेसमेंट हुई, एनालाइज हुआ, डिस्कशन हुई, मीटिंग्स हुई, 1 2 3 4 10 15 बहुत सारी मीटिंग्स हुई। और हर मीटिंग में वो जो प्रोसेस था वो थोड़ा थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहा था। फिर 1960 में होने वाली जो मीटिंग थी, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर सिस्टम इंटरनेशनल जो था उसके ऊपर एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। तो फिर 1960 इंटरनेशनल कमेटी जो थी वो डिफरेंट फिजिकल जो क्वांटिटीज थी उनकी डेफिनेशंस और उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर एग्री हो गए। तो इस तरह 1960 में होने वाली जो लास्ट मीटिंग थी उन सारी साइंटिफिक कम्युनिटी की या लोगों की, उसके ऊपर उसमें ये तय हुआ कि हम डिफरेंट फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनको किस तरह से डिफाइन करेंगे और उनको किस तरह से उनको मेजर करेंगे और उनके स्टैंडर्ड यानी उनके यूनिट्स क्या होंगे। अच्छा, इस तरह से जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या फिर सेट ऑफ यूनिट्स बना, उसको चूंकि उसमें सारी दुनिया शामिल थी, इसलिए उस सेट को सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स कहा गया। और इस तरह ये जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स था ये बड़ा सिंपल था। इसकी सिंपलिसिटी और इसमें इसको अप्लाई करना बड़ा आसान था, कन्वीनियंट था। तो फिर इसमें जो यूनिट्स थी उनकी सिंपलिसिटी और कन्वीनियंस की वजह से जल्द ही ये जो सिस्टम था पूरी दुनिया में फैल गया और ये यूनिवर्सल कहलाने लगा। अच्छा, फिर आज जो दुनिया की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है और बहुत सारे जो मुल्क हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो कर रहे हैं। इसके दरमियान बहुत सारे और चीज़ें हैं जिनको अभी भी हम दूसरे सिस्टम्स में ही मेजर करते हैं। जैसे और भी यूनिट्स के सिस्टम और भी हैं, जैसे CGS है, MKS है, FPS है। जैसे अभी भी हम केक लेने जाते हैं तो वो किलोग्राम्स में नहीं होता, वो पाउंड में होता है, 1 पाउंड, 3 पाउंड, 5 पाउंड। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो दूसरे जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे उनमें ही मेजर किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की 100% आबादी इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे मुल्क और साइंटिफिक कम्युनिटी खासकर अभी इस सिस्टम के ऊपर जो है वो चल रही है। अच्छा, अब हमारा दूसरा सवाल ये है, तो अब आपको समझ आ गई कि सिस्टम इंटरनेशनल जो था वो किस तरह वजूद में आया, इसकी कहानी क्या थी। अब हम आगे चलते हैं, मजीद कुछ और बातें कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ
SI यूनिट्स। SI जो यूनिट्स बनी उसकी मुख्तलिफ इकसाम थी, वो पूछ रहे हैं हमसे कि वो कौन कौन सी किस्में हैं। तो भाई काइंड्स ऑफ SI यूनिट्स या फिर काइंड्स ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें तो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल जो था उसमें 3 तरह की जो है वो यूनिट्स थी। सबसे पहली जो यूनिट्स थी वो थी बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स आपको पता है, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। दूसरे नंबर पे है सप्लीमेंट्री या फिर इसको ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे है डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है जिसको हम SI यूनिट्स कहते हैं, ये जो सेट है इसके मजीद 3 सेट हैं। एक का नाम हो गया फिर बेस यूनिट्स, दूसरे का नाम हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स और तीसरे का नाम हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है व्हाट आर बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होती हैं? तो बड़ा मजे का और बड़े खूबसूरत सी डेफिनेशन है इसकी। भाई बेस क्वांटिटीज जो थी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं उनकी यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, बेस यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है। अच्छा, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी तादाद 7 है, तो फिर इस तरह जो बेस यूनिट्स होंगी उनकी तादाद भी 7 है। और वेरियस जो क्वांटिटीज थी उनमें क्या गया था? मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनकी यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, बेस यूनिट्स जो हैं और उनके कुछ सिंबल्स जो हैं वो हम यहाँ एक टेबल में आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले जो टेबल का कंटेंट है मैं आपको बताता चलूँ। इस साइड पे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिर SI यूनिट्स हैं और फिर उनके सिंबल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैस की। तो मैस का जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम और इसका सिंबल है kg। इसी तरह लेंथ का SI यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल m। इसी तरह टाइम का यूनिट है सेकेंड और इसका सिंबल है S। इलेक्ट्रिक करंट का इस यूनिट है एम्पेयर और इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन और इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला और इसको C कैपिटल और D स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है मोल और इसका सिंबल है MOL। तो ये था बेस यूनिट्स और जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हम बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, उनके SI यूनिट्स और उनके सिंबल। इनके सिंबल्स में अभी कुछ बहुत सारी और बातें भी हैं जो डिस्कस करना बाकी हैं, जो आगे चल के हम जिनके ऊपर रोशनी डालेंगे। अगला सवाल है व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे 2 यूनिट्स का एक ऐसा सेट है जिसको हमने क्लासीफाई नहीं किया उस मीटिंग में कि ये बेस यूनिट्स हैं या फिर डिराइव्ड यूनिट्स हैं, या फिर आप यूं कह लें कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूनिट्स का एक ऐसा सेट है, बल्कि 2 यूनिट्स का एक ऐसा सेट है जो ना बेस यूनिट्स में आता है और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स में आता है। अच्छा, अब ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ऐसा ये जो सेट है इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं और इनका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी है, जैसे मैं पहले बात की, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं ये 2 हैं और इनमें से एक का नाम प्लेन एंगल था, दूसरे का नाम सॉलिड एंगल था, और ये दोनों क्या हैं? ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, लिहाजा इनके यूनिट्स को हम ज्योमेट्रिकल यूनिट्स कहेंगे। और सप्लीमेंट्री इसलिए कह रहे हैं कि ये बेस और डिराइव्ड दोनों कैटेगरीज में नहीं आती। अच्छा जी, इस तरह इनमें से एक का नाम है प्लेन एंगल और दूसरे का नाम है सॉलिड एंगल। ये यूनिट्स नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स को हम जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, इसमें हम यूनिट्स और उनके सिंबल्स की बात करते हैं। तो जो प्लेन एंगल है उसका SI यूनिट है रेडियन और उसका सिंबल है RAD रेड, और इसी तरह जो सॉलिड एंगल है उसका SI यूनिट है स्टीरेडियन और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SR के साथ। आगे चलते हैं जी। हमारा अब जो सवाल है वो बहुत ही मजे का है कि रेडियन क्या है, डिफाइन रेडियन। तो रेडियन, जैसे हमने पहले बताया कि रेडियन जो है ये प्लेन एंगल का यूनिट है। इसकी डेफिनेशन बड़ी मजे की है। इट इज़ अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब 2 डायमेंशनल एंगल between 2 radii of a circle which cut off an arc on the circumference equal in length to the radius of the circle। समझ नहीं आई ना? अभी आएगी। अब ये ज़रा ये देख लें। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको सर्कल समझा दूँ। ये एक सर्कल है, यहाँ इसका सेंटर है और सेंटर से लेकर इसके सर्कमफ्रेंस समझते हैं ना आप, बाहर वाली जो लाइन होती है सर्कल की,
उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? रेडियस। अच्छा ये रेडियस है तो ये भी क्या हुआ? रेडियस। अच्छा अब स्टेटमेंट क्या थी? प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडिया या फर्स्ट सर्कल, यानी ये एक ऐसा एंगल है जो हमेशा दो लाइनों के दरमियान ही होता है, ऐसा दो लाइनों के दरमियान। तो ये जो दो लाइनें बन रही हैं ये दोनों क्या है? रेडियस हैं। तो जो प्लूरल होता है उसको हम कहते हैं रेडियाई। रेडियस सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। अच्छा अब इन दोनों लाइनों के दरमियान यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं उसको हम रेडियन कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे? जब ये दोनों रेडियाई जो है सरकमफ्रेंस के ऊपर, आप देख रहे हैं एक आर्क बना रहे हैं। ये जो ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही है आपको, ये टेढ़ी लाइन है इसलिए इसको हम आर्क कहते हैं। अच्छा अब अगर इस आर्क की जो लंबाई है एग्जैक्टली वो रेडियस के इक्वल हो तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो कितना है? 1 रेडियन। अब दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट इज अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये प्लेन एंगल है और ये दो रेडियाई के दरमियान बनता है ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ एन आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये दोनों रेडियाई मिलके क्या करते हैं? सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक आर्क कट करते हैं इक्वल इन लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है? इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस के बराबर है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। मैथमेटिकली जो प्लेन एंगल है उसका इक्वेशन है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यानी आर्क लेंथ कोई भी हो, जितनी मर्जी हो, उसको रेडियस के साथ डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो प्लेन एंगल होगा। अच्छा जी अगर आर्क लेंथ एग्जैक्टली रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो देन ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ की जगह रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस, और यूनिट क्या आएगा? रेड। रेड मतलब रेडियन। अच्छा रेडियस से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचा? 1। सो प्लेन एंगल इज इक्वल टू 1 रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रेडियाई मिलकर सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक आर्क बनाते हैं और उस आर्क की जो लंबाई है एग्जैक्टली रेडियस के सर्कल के बराबर है तो फिर उन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, और 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। रेडियन इज बेसिकली वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ एंगल। जिस तरह एक एंगल है डिग्री, दूसरा रेवोल्यूशन और इसी तरह तीसरा रेडियन। आगे चलते हैं। जी हाँ, तो हमारा अगला सवाल है डिफाइन स्टीरेडियन। स्टीरेडियन की क्या डेफिनेशन है? इस द की डेफिनेशन है, इसको डिफाइन किया जाए तो स्टीरेडियन जो है इसकी डेफिनेशन रेडियन की तरह बहुत खूबसूरत है। इट इज अ सॉलिड एंगल। सबसे पहली बात यह है कि ये सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल का मतलब ये है कि ये 3 डायमेंशनल एंगल है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। कहाँ बनता है? स्फीयर के सेंटर में। बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस। कौन बनाता है? उसी की सरफेस का एक एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और वो जो एरिया है वो किसके बराबर है? उस एरिया, वो जो कौन बनेगी अभी मैं आपको बताता हूँ, वो जो एरिया है उस सरफेस एरिया जो है वो एग्जैक्टली उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। अभी समझ आती है? ये जरा देखें, ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर में यहाँ एक सेंटर है। सेंटर से लेकर उसके जो बाहरी जो सरफेस है वहां तक की जो लाइन है आपको पता है उसको रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक ये रेडियस हो गया, एक ये रेडियस हो गया। अब इन दोनों रेडियाई को यूं मिलाएं और मिलाने के बाद उसकी छत बनाएं तो वो एक कोन सी बन रही है ना, जैसे जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं बड़े मजे से। वो जो कोन बन रही है उस कोन का जो सरफेस एरिया है ये देख रहे हैं आप, यहाँ ये एरिया अगर एग्जैक्टली आर स्क्वायर हो यानी ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो देन इन दोनों रेडियाई के दरमियान, स्फीयर के दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 स्टीरेडियन। अच्छा 1 स्टीरेडियन जो होता है ना ये 1 रेडियन के स्क्वायर के बराबर होता है, ये जरा ध्यान में रहे। यानी रेडियन होता है 57.3 डिग्री, तो फिर स्टीरेडियन कितना होता है? 57.3 डिग्री होल स्क्वायर। अच्छा जी, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो सॉलिड एंगल बराबर होता है सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? वो जो कोन बनती है ना भाई, उस कोन का जो एरिया है वो डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी रेडियस का स्क्वायर। अब अगर हम जैसे यहाँ ले रहे हैं कि अगर वो एरिया एग्जैक्टली रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो तो फिर a ओवर आर स्क्वायर, यूनिट क्या बन रहा है? स्टीरेडियन। a को रिप्लेस किया आर स्क्वायर के साथ, नीचे पहले से आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा? 1 स्टीरेडियन। सो दोबारा से समझ लें, स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। कहाँ पे बनता है? स्फीयर के सेंटर में। कौन बनाता है? उसी की सरफेस का एक एरिया। वो एरिया कितना होता है? रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है जी। और फिर एक और बात जो मैंने बताई कि 1 स्टीरेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन स्क्वायर। आगे चलते हैं।
What are derived units? Give some examples of derived units. Derived units की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, चंद एक एग्जांपल पेश कीते जान। तो भाई derived units की डेफिनेशन बड़ी आसान है। derived quantities के जो units होते हैं उनको derived units कहा जाता है। यानी the ऐसा units used to measure derived quantities are called derived units। ये जो यूनिट्स होते हैं ये बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में से डिराइव किए जाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं ये सप्लीमेंट्री और बेस क्वांटिटीज में से डिराइव की जाती हैं। इसी तरह जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट से जो है सप्लीमेंट्री यूनिट से अखज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वो डिस्टेंस और टाइम के यूनिट से बनेगा। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात कर ले तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो वेलोसिटी के यूनिट्स डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट से हासिल होगा। तो फिर डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर कहीं ना कहीं आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स और बेस यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। सम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स आर गिवन बिलो। कुछ एक यूनिट्स हैं डिराइव्ड यूनिट्स, उनका एक टेबल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले है फोर्स। फोर्स जो है इसका यूनिट है न्यूटन और इसका सिंबल है कैपिटल एन। अब फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स क्या होती है? F इक्वल टू एम ए। अब इसमें m क्या है? मैस, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन। मैस का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसका यूनिट बना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे नंबर पे वर्क। वर्क का SI यूनिट तो जूल है और इसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? W इक्वल टू FD। F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्टेंस। तो फिर इसका जो यूनिट बनेगा वो होगा न्यूटन मीटर। फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। अब न्यूटन यहाँ से आप देख लें, न्यूटन किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये इस न्यूटन की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे तो एक मीटर पहले से यहाँ मौजूद है, ये मीटर और ये मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह पावर जो है उसका ऐसा यूनिट वाट है और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W के साथ। अच्छा जी, अब W जो है वो किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड। फार्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया? जूल, और टाइम का सेकंड। तो फिर इस तरह से इसका यूनिट बना जूल पर सेकंड। ठीक है जी। अब जूल जो है यहाँ से आप देख लें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब इस जूल की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से ऑलरेडी एक सेकंड इनवर्स है। तो ये वाला सेकंड इनवर्स इस सेकंड इनवर्स में ऐड हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? सेकंड S-3। तो इसका क्या बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड -3। तो ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ? लास्ट वाले कॉलम में क्या दे रहा हूँ? इन बेस SI यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो यहाँ साथ साथ SI यूनिट भी हैं, उनके सिंबल्स भी हैं, और फिर उनको हम बेस यूनिट्स की सेंस में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। प्रेशर का SI यूनिट है पास्कल और उसका सिंबल है PA। आप भी जरा देख लें, इसका पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, और इसको हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट फिर क्या हुआ? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। इस तरफ ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो न्यूटन है इसकी जगह आप रखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑलरेडी मीटर -2 यहाँ पे मौजूद है। यहाँ मीटर की पावर +1 है, यहाँ मीटर की पावर -2 है। तो -2 में जब 1 ऐड होगा तो -1 रह जाएगी। तो इस तरह ये क्या बना? किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। और आखिर में है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट है कूलम और उसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चूंकि करंट जो होती है ना भाई, करंट का फार्मूला है I = Q/T। तो इसमें से Q को इधर छोड़ दिया, T को दूसरी तरफ ले जाए, तो Q किसके बराबर आ गया? IT। I करंट है, करंट का फार्मूला क्या यूनिट क्या होता है? एम्पेयर, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इस तरह इसका जो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बना वो है एम्पेयर सेकंड। ओके जी, आगे चलते। जी हाँ, तो हमारा अगला सवाल है व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन? गिव सम एग्जांपल्स। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है? चंद एक एग्जांपल्स पेश की जाएं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई ऐसी डेफिनेशन बताई जाए जिसको एक लेमैन भी समझ सके। ठीक है, तो वैसे इसकी जो वोकैबुलरी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है वो तो ये है कि जी नंबर्स को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और उसमें 10 पावर्स ऑफ 10 जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन बात समझ में नहीं आई।
मैं इसकी डेफिनेशन अपने तौर पे इस तरह से बनाता हूँ कि भाई बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज को लिखने और पढ़ने का एक आसान तरीका। फिर आप आगे उसको बता सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं और इसमें पावर्स जो है वो ऑफ 10 इन्वॉल्व होते हैं। इट एम्प्लाइज पावर्स ऑफ 10। सो आसान डेफिनेशन ये है कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज को लिखना और उनको पढ़ना आसान कर दिया जाता है और उसमें पावर्स ऑफ 10 जो है इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आगे बात बढ़ाते हैं फिर आपको समझ आएगी। अब इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि जो देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। जो पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। इसी तरह अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ 134.7। इसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स हैं। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने लेके आना है यहाँ पे 1 के बाद। अब 1 जो है इसमें नॉन जीरो है तो वहां पे ये पॉइंट जा सकता है। अच्छा, जहां पे पॉइंट ने जाना होता है उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो फिर पॉइंट यहां से जा कहाँ रहा है 1 और 3 के दरमियान। तो ये लीजिए यहाँ पे आ गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे 1.347। अब मल्टीप्लाई डाला जाएगा, मल्टीप्लाई और 10 टू द पावर। अब 10 मल्टीप्लाई भी लगा लिया 10 भी लगा लिया। 10 के ऊपर पावर कितनी आएगी भाई? अगर ये पॉइंट था और अब ये यहां पे चला गया यहां पे, तो पहले और अब के बाद इन दोनों जगहों में पॉइंट की जो पोजीशंस हैं इनमें कितने डिजिट्स हैं 3 और 4 2 डिजिट्स हैं। तो 10 टू द पावर कितनी आएगी 2। अच्छा, अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भाई पावर पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी? तो मैं सादा सा एक जवाब देता हूं कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, if the value is greater than 1 the power will be positive, if the value is less than 1 the power will be negative। अब ये वैल्यू जो है 134 है एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह मैं आपको एक नेगेटिव पावर वाली एग्जांपल भी दे देता हूँ 0.0023। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये वाला पॉइंट यहाँ से उठाकर हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है उसके बाद ले जाएंगे तो लिखेंगे 2.3, बाकी कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10, अब 10 टू दी पावर कितनी बनेगी? ये वाला पॉइंट यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, तो इसकी फर्स्ट जो इनिशियल पोजीशन थी और अब वाली पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं 1 2 और 3, तो पावर कितनी बनी 3। लेकिन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि दिस वैल्यू इज लेस देन 1 और ये वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है जी। और इसका जो पॉइंट है, दूसरी बात ये है कि इसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आ रहा है। याद रहे, अगर पॉइंट यानी डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आए तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाए तो पावर नेगेटिव होगी। अब 2 एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद करें घर पे और फिर मुझे बताएं कमेंट्स में इनके आंसर्स क्या हैं। आगे चलते हैं, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा अगला सवाल है व्हाट आर डिफरेंट एसआई प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट एसआई प्रीफिक्सेस क्या हैं, उनकी तफसील बताई जाती है। तो भाई एसआई प्रीफिक्सेस को सिंपल प्रीफिक्सेस भी कहते हैं, लेकिन चूंकि ये एसआई यूनिट्स में अब आ रही हैं तो इसलिए इनको हम एसआई प्रीफिक्सेस कहेंगे। प्रीफिक्सेस क्या है? बेसिकली प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, रेगुलर स्टेप्स के साथ आने वाली जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पावर्स के साथ आने वाली कुछ वैल्यूज हैं जिनको हमने प्री डिफाइन किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है पहले से, इसलिए उनको हम प्री फिक्सेस कहते हैं। ये हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको लिखने और पढ़ने में हमारी बहुत हेल्प कर देती हैं, उसको बहुत आसान कर देती हैं। जैसे ये मैं आपके सामने एक पूरा टेबल लेके आया हूँ, आप इसको तफसील से पढ़िएगा, देखिएगा। मैं लेफ्ट साइड पे आपको बताता चलूँ कि जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3, ये जो 3 कॉलम हैं इसमें जो वैल्यूज़ हैं दे आर ग्रेटर देन 1, और ये जो राइट साइड वाले 3 कॉलम हैं इसमें जो वैल्यूज़ हैं जो प्रीफिक्सेस हैं दे आर लेस देन 1 यानी स्मॉलर देन 1। तो बात शुरू हो रही है 10 टू द पावर 24 से, इसको हम योटा कहते हैं और इसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर 21 को जीटा कहते हैं और कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर 18 को एक्सा E कहते हैं। 10 टू द पावर 15 पेटा P कहते हैं कैपिटल P। 10 टू द पावर 12 टेरा और कैपिटल T। 10 टू द पावर 9 गीगा कैपिटल G। 10 टू द पावर 6 मेगा कैपिटल M। 10 टू द पावर 3 किलो कैपिटल K। यहाँ तक आप देख सकते हैं 10 टू द पावर 3 से लेकर 10 टू द पावर 24 तक सारे सिंबल्स क्या हैं कैपिटल। अब स्मॉल में शुरू हो जाते हैं। 10 टू द पावर 2
इसको हेक्टो कहते हैं H, 10 टू द पावर 1 इसको डेका कहते हैं DA, 10 टू द पावर -1 डेसी D, 10 टू द पावर -2 सेंटी C, 10 टू द पावर -3 मिली और स्मॉल m, -6 माइक्रो म्यू, -9 नैनो n, -12 पिको P, -15 फेम्टो F, -18 एटो A, -21 जेप्टो Z, स्मॉल z है, और -10 टू द पावर -24 योक्टो, और इसको हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 टू द पावर -24 योक्टो स्मॉल y और 10 टू द पावर +24 योटा कैपिटल Y। ये हो गए जी प्रीफिक्सेस। इनको आप 2-4 दफ़ा लिखें, पढ़ें, एक दूसरे को सुनाएं, आपको याद हो जाए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारी एक नई डिस्कशन शुरू होने लगी है और जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार है। बेसिकली इससे पिछली जितनी भी हम बातें करके आए हैं उन्हीं सारी बातों में से हमने कुछ बातें जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी इंटेंशनली, क्योंकि वो अब यहाँ एक्सप्लेन करने हैं और उनको उसका टॉपिक है बाकायदा, और उसको हम कहते हैं व्हाट आर द कन्वेंशंस टू इंडिकेट SI यूनिट्स एक्सप्लेन। डिफरेंट यूनिट्स को लिखने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, असूल होते हैं, वो एक्सप्लेन किया जाए। जैसे आपने पीछे जो टेबल मैंने 2-3 टेबल दिए उसमें आपने देखा होगा कि बाद दफ़ा हम कुछ नेम्स जो हैं उनके जब कैपिटल जो शुरू वाले इनिशियल लेटर्स हैं उनको हम कैपिटल लिख रहे हैं, बाद को हम कैपिटल नहीं लिख रहे, बाद के सिंबल्स कैपिटल हैं, बाद के नेम के स्मॉल हैं। तो ये वो जो सारी बातें हम पीछे छोड़ के आए उन्हीं का बेसिकली एक निचोड़ है। लेट्स स्टार्ट। कन्वेंशंस टू इंडिकेट SI यूनिट्स, यानी SI यूनिट्स को जाहिर करने के लिखने के असूल। सबसे पहला असूल क्या है? Full name of a unit does not begin with a capital letter even if named after a scientist। यानी अगर किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखते हैं, चाहे वो किसी साइंसदान के नाम पर ही क्यों ना हो। जैसे मीटर, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, न्यूटन नाम के तौर पे नहीं आ रहा बल्कि यूनिट के तौर पे आ रहा है। इसी तरह एम्पेयर नाम के तौर पे नहीं बल्कि यूनिट के तौर पे आ रहा है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जब ये नाम के तौर पे आएंगे तो इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे जाएंगे। अच्छा, ये तो थे साइंसदानों के नेम। अगर कोई और यूनिट होता जैसे मीटर तो उसका M छोटा लिखा जाता, सेकंड उसका S छोटा लिखा जाता। सिंबल नहीं, उसके पूरे नाम की बात करें, इनिशियल जो लेटर है उसकी बात करें। दूसरा कन्वेंशन क्या है? The symbol of those units named after a scientist has initial capital letter। जब हम सिंबल्स की बात करते हैं, यूनिट्स के सिंबल्स की बात करते हैं, तो जो यूनिट्स साइंसदानों के नाम पर हैं, बाकी यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ वो यूनिट्स जो साइंसदानों के नाम पर हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। मिसाल के तौर पे न्यूटन है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? कैपिटल N। एम्पेयर है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल A। यानी उसका जो सिंबल है ना भाई, अब सिंबल के तौर पे आ रहा है तो अगर एक लेटर है तो वो कैपिटल होगा। अगर 2 लेटर हैं जैसे पास्कल तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर A जो है वो छोटा होगा। तीसरा कन्वेंशन, द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। प्रीफिक्स को यूनिट से पहले लिखा जाएगा और बगैर स्पेस के लिखा जाएगा। जैसे एक वैल्यू है 1 × 10 to the power -3 मीटर, इसमें जो 10 to the power -3 है ये बेसिकली क्या है? मिली। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो इसकी जगह मिली आ जाएगा। अब ये वाला जो दूसरा मीटर है ये यूनिट है और ये वाला M जो है ये मिली है, और इन दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं कोई स्पेस नहीं है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि प्रीफिक्स यूनिट से पहले बगैर किसी स्पेस के आएगा। आगे चलते हैं। A combination of base units is written each with 1 space apart। जब भी हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बेस यूनिट्स यानी 2 या 3 या 4 बेस यूनिट्स इकट्ठी आ रही हैं, तो उनमें हर बेस यूनिट के दरमियान एक स्पेस होगी। जैसे मिसाल के तौर पे न्यूटन मीटर आप देख रहे हैं, जब आप इसको लिखते हैं तो आप दरमियान में एक स्पेस छोड़ दें और पॉज लेना है बोलते हुए भी न्यूटन मीटर, दरमियान में एक वक्फा आ रहा है। और जब इसको हम सिंबल के तौर पे लिखेंगे तो न्यूटन और मीटर के दरमियान एक स्पेस रखेंगे। आगे चलते हैं। मजीद कुछ कन्वेंशंस हैं। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। 2 एक जैसे या 2 डिफरेंट प्रीफिक्सेस इकट्ठा नहीं आ सकते। जैसे 1 माइक्रो, ये 2 प्रीफिक्सेस हैं, इकट्ठा नहीं आ सकते। डिफरेंट होते तो भी इकट्ठी नहीं आ सकते, तो उन दोनों को मर्ज करके एक उनका प्रीफिक्स बनाए और उनको लिखे। जैसे माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6, तो 2 माइक्रो हो गए 10 to the power -6
एंड -6 कितने हो गए -12। तो 10 टू द पावर -12 क्या होता है पीको, तो इस तरह ये बन जाएगा 1 पिको फैरड। इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन दो प्रीफिक्सेस एक जैसे हो या डिफरेंट हो इकट्ठे नहीं आ सकते। अगला पॉइंट है a number such as 5.0 10 to the power 4 centimeter may be expressed in scientific notation as 5.0 10 to the power 2 meter। अब यहाँ जरा गौर करें, पावर है 4 और यूनिट है सेंटीमीटर, पावर कम होगी और यूनिट मीटर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी वैल्यू नोट की हुई है किसी एक यूनिट में, उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बेशक वो साइंटिफिक नोटेशन में हो या किसी और नोटेशन में हो। एक यूनिट में मेजर की गई वैल्यू को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो छोटी हो या बड़ी हो। जैसे सेंटीमीटर है तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, यानी 10 टू द पावर 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये किस में चला जाएगा, मीटर में, और इसकी पावर कम होकर 2 हो जाएगी। अब अगली बात, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ पावर बेस इज रेज्ड टू अ पावर, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, the power implies to the whole multiple and not the base unit alone। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बेस यूनिट्स के ऊपर पावर इकट्ठी आ रही है तो इसमें इसका मतलब वो पावर उन दोनों की है। मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर स्क्वायर, अब यहाँ किलो और मीटर के दरमियान स्पेस के ना होने का मतलब ये है कि ये दोनों एक चीजें हैं, किलो मीटर एक चीज है। अगर किलो अलग और मीटर अलग होता तो ये स्क्वायर सिर्फ मीटर का होता। ये है फायदा स्पेस डालने का। अब ये स्क्वायर किलो का भी है मीटर का भी है, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे, किलोमीटर होल स्क्वायर। अच्छा, अब जब हम इसको किलो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3, तो जब 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर 6 बन जाएगी। तो ये स्क्वायर किलो को अलग से दे दिया और मीटर को अलग से दे दिया। जब किलो को मिलेगा तो ये किलो 10 टू द पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पावर कितनी थी 3 2 टाइम्स 6 हो गया और मीटर का स्क्वायर अलग हो गया। आगे चलते हैं। Measurement in practical work should be recorded immediately in the most convenient unit। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ बच्चों को कि आपके पास जो भी स्केल है, अपनी दीवार की लंबाई नोट करनी है, वैसे तो उसके लिए आपके पास टेप होनी चाहिए, ये बड़ा मीटर रूल होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके पास नहीं है तो आप मार्केट में वो खरीदने ना चले जाओ। अगर आपके पास एक छोटी स्केल है उसके साथ मेजर कर लो और बाद में उसको आप फीट में, मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो एक छोटी तराजू है और आप बड़ी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा मेजर कर लें। अगर ग्रेन्स हैं तो थोड़ा थोड़ा करके मेजर कर लें, और अगर पॉसिबल नहीं है तो जो भी आपके पास टूल है, कन्वीनियंट टूल है, उसमें मेजरमेंट कर लें और बाद में उसको किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने मैथ की मिसाल दी और स्क्रू गेज की मिसाल दी। स्क्रू गेज जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वो मिलीमीटर में मेजर करता है, तो भाई कर लें, उसके बाद उसको सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैथ अगर कैलोरीमीटर में आप मेजर करते हो ग्राम्स में, तो उसको बाद में किलोग्राम्स में मेजर किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप फाइनल मेजरमेंट करने लगें तो आप जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल में जितनी भी वैल्यूज दी होती हैं उन सारी वैल्यूज को आप पहले क्या करते हो, SI यूनिट्स में कन्वर्ट करते हो। जैसे स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको किस में लेके आते हो, मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको किलोमीटर्स में, तो आप उसको मीटर्स में लेके आते हो। या डिस्टेंस बहुत छोटा है जैसे सेंटीमीटर्स है, तो उसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, मीटर्स में। इसी तरह टेम्परेचर दिया हुआ है आपको सेल्सियस में, तो आप कन्वर्ट करते हो केल्विन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशन करने से पहले जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई होती हैं उन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर लें उनके SI यूनिट्स में, फिर उनको सॉल्व करें। तो ये था सबसे लास्ट वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स टाइम टू प्रेजेंट अ समरी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा भाई 1960 में यानी 1960 में इंटरनेशनल कमेटी एक सिस्टम जो है वो बनाने में राजी हो गई, जिसमें हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस को तय किया। इस सिस्टम को हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ये जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है ये बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर मुश्तमिल है। बेस जो यूनिट्स हैं उनकी तादाद 7 है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तादाद 2 है और डिराइव्ड यूनिट्स जो है उनकी तादाद बेशुमार है, हंड्रेड्स में है। इसी तरह रेडियन जो है वो एक प्लेन एंगल है यानी 2 डायमेंशनल एंगल है और वो सेंटर ऑफ सर्कल में बनता है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। स्टीरियडियन जो है वो एक सॉलिड एंगल यानी 3 डायमेंशनल एंगल है और वो सफियर के सेंटर पे बनता है। और एक आसान और स्टैंडर्ड मेथड जिसमें हम बहुत बड़ी और बहुत छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आसानी से लिख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं,
उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और इसके बाद हमने एक लिस्ट ऑफ 8 से 9 जो है हमने कन्वेंशंस पढ़ी हैं, डिफरेंट कन्वेंशंस पढ़ी हैं, जिसमें हमने देखा है कि सिंबल्स को कैसे लिखा जाता है, स्पेस कब रखनी है, स्पेस कब नहीं रखनी, प्रीफिक्सेस को कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, प्रीफिक्सेस को यूनिट से पहले बगैर स्पेस के लिखना है, 2 बेस यूनिट्स हों तो उनको एक स्पेस के साथ लिखना है, अगर एक बेस यूनिट के ऊपर पावर है तो उसका मतलब उससे पीछे जो प्रीफिक्स है वो उसकी भी पावर है। और फिर आखिर में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि कैलकुलेशंस जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं सबसे पहले उन सारी मेजरमेंट्स को उनके SI यूनिट्स में कन्वर्ट करें और फिर उनको जो है यूज़ करें। मैं आपको यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए MCQs दे रहा हूँ, आप इनको खुद सॉल्व करें और फिर मुझे इन कमेंट्स में आप जवाब दे सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह ताला। कुछ मज़ीद MCQs हैं, ये ज़रा आप उनको पॉज कर लें या फिर वो जो लिंक मैंने दिए है वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जिसका नाम अल्फा साइंस एकेडमी है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ पे, और इसमें हम बताएंगे आपको कि रैंडम एरर क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं और करेक्शन फैक्टर किसको कहते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हालात ज़रा थोड़े नॉर्मल नहीं हैं, चीज़ों को ज़रा अनयूजुअल ना लें और बड़े ध्यान से अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक अ लॉट ऑफ केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।